नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आईटीआई के टॉपर्स को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में 2025 के दौरान 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्र राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी संबोधित किया। दोनों ही इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की है, जो अब मजबूती से जारी है। प्रधानमंत्री ने देश के हर कोने से जुड़े युवाओं को बधाई दी और बताया कि आज भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। साथ ही उन्होंने बिहार के युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि भारत का बौद्धिक शक्ति और कौशल ही देश की सबसे बड़ी ताकत है, जो राष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दो और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था, यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है।
आज इन आईटीआईज में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं, यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री और निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज देश भर के आईटीआई टॉपर्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इन संस्थानों के छात्रों और प्रमाण पत्र देकर उनको प्रदान किए गए। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु देश भर एवं बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना तथा एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी है। इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। इन सब के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से ही बिहार में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए काम किया है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिनका अब विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में विकास की बड़ी उपलब्धियों और मखाना महोत्सव को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की मांग बह रही है, जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार को समृद्ध बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव को सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए नए बीज विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कम पानी में मखाना उगाया जा सकेगा। मन आनंद से और गर्व से भरा हुआ है। बदरा भी बरस रहे हैं और बिहार में विकास भी बरस रहा है। सौगातें बरस रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो सौगातें दी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज बिहार में मखाना महोत्सव भी है और मखाना महोत्सव केवल उत्सव नहीं है, मखाना महोत्सव बिहार में निवेश के लिए और रोजगार के लिए एक नया अवसर है। हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे। मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है और 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसके लिए किया है। मखाने का उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। हम ऐसे बीज बना रहे हैं जिससे कम गहरे पानी में भी मखाना पैदा हो सके। मखाना अगर निकालना हो तो पानी में डूबना ना पड़े। मैकेनाइजेशन और मैकेनाइजेशन के साथ साथ पॉपिंग की ऐसी व्यवस्था जो मखाने की पॉपिंग को बहुत सरल कर दे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, निर्यात, सबकी व्यवस्था का इसमें प्रावधान है। लेकिन केवल मखाना नहीं, बिहार में जो हो रहा है लोग आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, और ये सब देख के कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहां कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। राहुल गांधी तो साउथ अमेरिका में है सर, उनको बिहार में होना चाहिए। एक यहाँ है, एक वहां है, और वहां से भी तय नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा यहां। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन वह कौन होगा, इसी में सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। और राहुल जी की कुंठा देश में नहीं विदेश में निकल रही है। वो विदेशों में जाके देश को बदनाम करने का पाप और अपराध कर रहे हैं। और जो देश को दुनिया में बदनाम करते हैं, जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करती। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की और कहा कि हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट और हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की खुद की विफलताओं पर जनता के बढ़ते असंतोष को लेकर कहा कि अब वह आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं जो उचित नहीं है। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और काम जारी रहेगा। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हिमाचल के प्रति मोदी जी ने एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट और हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं और लाखों पक्के मकान हिमाचल की जनता को देने का काम किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। राज्य की सरकार अगर अपना काम नहीं कर पाती है, पैसा खर्च नहीं कर पाती, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाती और अपने हिस्से का पैसा, मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूं, 7 लाख रुपया 2023 में कहा गया पक्के मकान बनाने के लिए देंगे। राज्य की सरकार 1 महीने में नहीं बता पाई कितने पक्के मकान बनाने के लिए 7-7 लाख रुपया अब तक दिया है। कितने लोगों की मदद की है, कितनों को तरपाल एक एक घर को मिले हैं। एक एक घर को 5 से 10-10 तरपाल चाहिए होते मदद के लिए, यहां 10 घरों के ऊपर एक तरपाल नहीं मिल पाया। कहां मदद की राज्य की सरकार ने? जब अपनी विफलताओं को देख के कि जनता उनको घेर रही है तो उनको बस एक काम हो गया है कि छींटा किसी करो, आरोप लगाओ, जैसे श्रीमान राहुल गांधी जी लगाते हैं वैसे राज्य।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मीनगर क्षेत्र स्थित यमुना नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यमुना छठ घाट का जायजा लेते हुए तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार वर्षों बाद दिल्लीवासी यमुना किनारे छठ पर्व मना सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छठ व्रतियों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना छठ घाट पर छठ पूजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सालों बाद इस बार यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के छठ व्रती एक यादगार और ऐतिहासिक छठ पर्व मना सके। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार दिल्ली वासियों के लिए छठ पूजा बेहद ही सुंदर और भव्य होगी। हमें उम्मीद है कि आयोजन दिल्ली में छठ पूजा की परंपरा को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले, और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहां जहां आबादी है वहां वहां हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे। और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है, और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है, और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्योहार है, स्वच्छता का त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है, और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी उसके लिए रेमेडीज हैं उन सब पे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पे भी सख्ती बरती जा रही है, हरियाणा से भी बात की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। मैम, कितने घाट बनाए जाएंगे? पूरा यमुना जी पे जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन सारी तरफ घाट बनाए जाएंगे। गिनती में नहीं कह सकते, परंतु हमारा सोचना ये है कि मैक्सिमम सुविधा लोगों को मिले, उन्हें दूर ना जाना पड़े, उनको नियरेस्ट पॉसिबल जो छठ घाट है जहां पे सेफ अप्रोच है वहां सारी। गुजरात सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। 3 बार विधायक और सहकारिता, लघु और मध्य उद्योग, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। यूपी की सियासत फिर से सुलगने लगी है। बरेली हिंसा के बाद वहां पहुंचने की कोशिश कर रही अखिलेश यादव की टीम को सरकार ने रोक दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी फिर से बता दें कि बिखरती हुई नजर आ रही है। सपा ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जबकि प्रशासन ने इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत बता रहा है। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या बरेली का ये सियासी टकराव 2027 के लिए मुस्लिम वोट बैंक सेट करने की कोशिश की जा रही है? इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तनाव के मुहाने पर खड़ी है, और इस बार मामला है बरेली का, जहां 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि अब उस घटना की सियासी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई तेज हुई, 51 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिनमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है। माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन इसी संवेदनशीलता के बीच समाजवादी पार्टी ने एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बरेली भेजने का ऐलान कर दिया। मकसद बताया गया पीड़ितों से मिलना, प्रशासन से चर्चा करना और रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपना। लेकिन जब शनिवार सुबह समाजवादी पार्टी के नेता राजधानी लखनऊ से बरेली के लिए रवाना होने लगे, तभी पूरा सियासी पिच पलट गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लखनऊ पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर उनके घर को घेर लिया। बाकी नेताओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। बरेली की जिलाधिकारी की चिट्ठी पहले ही साफ कर चुकी थी कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश नहीं मिलेगा। आदेश में कहा गया कि हालात सामान्य नहीं है,
और कोई भी सियासी हलचल माहौल को और बिगाड़ सकती है। अब समाजवादी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाया कि जिन 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका कोई दोष साबित हुआ है? अगर पुलिस के पास सबूत है तो उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? रजा साहब के साथ देखिए, जो उनको 10 में से 7 मुकदमों में उनको किया गया है, हम ये पूछ रहे हैं कि पहले हमें ये चीज साबित करी दी जाए। जो वहाँ के 81 लोगों को लगभग अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और 10 मुकदमों के अंदर वो है, तो उन लोगों का दोष क्या है? दोष तो साबित करेंगे। अब जब तक न्यायपालिका में जाया जाएगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। जब तक मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका में हम अगर अपनी बात को ये जाकर साबित करेंगे कि हमारे लोग दोषी नहीं है, तो इतने लंबे समय तक वो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में क्यों रहे? अगर पुलिस प्रशासन के पास ये सबूत है कि उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते वो मीडिया के सामने? आपके सामने क्या, मैं आपसे ही लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बरेली के लोगों की अभी तक कोई ऐसी तस्वीर जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है आप लोगों के सामने आई है कि वो गोली चलाते हुए या पत्थर चलाते हुए या पुलिस के हथियार छीनते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने तो और अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। तो जब ऐसा है नहीं, तो पुलिस के पास तो सारा तंत्र है, पुलिस प्रशासन पे ड्रोन कैमरे भी थे, सारी चीज थी, तो फिर क्यों उनके पास वो फोटो और वीडियो अगर ऐसा है तो क्यों साझा नहीं कर? वहीं भाजपा खेमे से जवाब आया। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई सपा का ये दौरा सिर्फ पीड़ितों से संवेदना जताने के लिए था, या फिर वे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है? विशेषज्ञों की माने तो रामपुर बरेली जैसे इलाके समाजवादी पार्टी की पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण का हिस्सा रहे हैं। आजम खान जैसे नेता के गिरते कद और पार्टी के भीतर असंतोष के बीच अखिलेश यादव खुद को फिर से मुस्लिम मतदाताओं के भरोसेमंद चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। अखिलेश का 8 अक्टूबर को रामपुर का कार्यक्रम और बरेली से होकर जाने की योजना इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नहीं चाहती कि इस संवेदनशील वक्त में कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीनी माहौल में दखल दे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रशासनिक बंदिशें विपक्ष को पूरी तरह रोक सकती हैं, और क्या ये लोकतंत्र के मूल स्वभाव के खिलाफ नहीं है? हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और अब इलाके में धारा 163 लागू है। कई इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है और दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई है। अब इस माहौल में अगर कोई राजनीतिक दल ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो क्या वो माहौल को संभाल सकता है या फिर और बिगाड़ सकता है? सवाल कई हैं और जवाब कम, लेकिन इतना तय है कि बरेली की हिंसा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई। ये अब 2027 की सियासत की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुकी है। अखिलेश की टीम का मिशन बरेली क्या मुस्लिम वोट बैंक सेट कर पाएगा, या फिर प्रशासन की सख्ती और भाजपा की रणनीति उस मिशन को जमीन पर उतरने से पहले ही रोक देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। दो 2047